Hi dear students, this is Mukesh Maurya and again I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by Mukesh Maurya। फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश बाय मुकेश मौर्य में स्वागत करता हूं। टुडेज वीडियो विल बी माय फोर्थ वीडियो। आज का मेरा जो वीडियो होगा ये चौथा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं YouTube चैनल पर। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, वीडियोस को नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उन वीडियोस को वॉच करिए और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अदरवाइज आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, आप कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। कल मैंने यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया था। उन यूनिट्स की कौन कौन सी यूनिट्स मैंने बताई थी। मैंने सबसे पहले लेटर बताया, फिर वर्ड बताया, फिर फ्रेज बताया, फिर क्लॉज बताया, देन सेंटेंस बताया था। ठीक है, तो 4-5 यूनिट, 5 यूनिट के बारे में मैंने चर्चा करी थी। ये वो यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर अंग्रेजी बनी। मैंने उसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आज मैं बताऊंगा वर्ड के बारे में। ठीक है, अलग से आराम से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, उन यूनिट्स के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वर्ड के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड्स। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ है वो वर्ड से मिलकर बनी, उसमें सिवाय वर्ड्स के या वर्ड के सिवा उसमें कुछ भी नहीं। आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, मतलब अंग्रेजी की आपके पास कोई भी किताब होगी, उसे आप खोल कर देखिएगा, पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक। ठीक है, फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज से लेकर एंड पेज तक आपको उस किताब में सिर्फ वर्ड 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 ही मिलेंगे। वर्ड्स को छोड़कर आपको अंग्रेजी भाषा की जो किताब होगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक होगी, उसमें वर्ड्स को छोड़कर और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो वर्ड्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर वर्ड्स के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वर्ड्स के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड ही तो है जिससे मिलकर ये भाषा बनी है। आप अगर इसी के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कैसे जानेंगे? आप कहेंगे अगर इसके बारे में ना जाने तो क्या होगा? देखिए, आपको पढ़ते हुए 12-14 साल हो गए अंग्रेजी, आज तक आपको समझ नहीं आई ना, आगे भी इन फ्यूचर आपको कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, जिस चीज से मिलकर अंग्रेजी बनी है, अगर आप वही उसी चीज के बारे में नहीं सीखेंगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगी? इस ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आप उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो कहते हैं कि इसके बिना भी तो अंग्रेजी सीखी जा सकती है। बिल्कुल नहीं सीखी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती। जो इसके बिना सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक बात कह सकता हूं कि मेरे वीडियो से तुरंत निकल जाओ यहां से। ठीक है, आप जैसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो एक सीक्वेंस होता है अंग्रेजी को सीखने का, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी हेर फेर करेंगे ना, तो आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आने वाली। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को अपनी टीचर से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। उनके लिए मैं एक शब्द कह सकता हूं कि उनका कभी ना कुछ हुआ है और ना इन फ्यूचर कभी कुछ होने वाला है। अंग्रेजी को जैसे सीखते हैं, अगर आप अंग्रेजी को वैसे नहीं सीखेंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, कर लेते हैं। 4 सेंटेंस अंग्रेजी के रट लेने से और रट कर बोल देने से अंग्रेजी नहीं आ जाती। ना कि इससे ये साबित हो जाता है कि आप बहुत बड़े अंग्रेज हैं, आपको अंग्रेजी आ गई। सब कुछ नहीं होता डियर। ठीक है, 4 सेंटेंस रट लेने से आपको अंग्रेजी नहीं आ जाएगी। अंग्रेजी तब आएगी जब अंग्रेजी आप सीखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी जिन यूनिट से मिलकर बनी है, जिन इकाइयों से मिलकर बनी है, उन छोटी बड़ी यूनिट्स के बारे में आप सीखेंगे कि इस यूनिट को कैसे लिखते हैं, इस यूनिट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको कहां पर लिखते हैं, इसको कहां पर लिखना सही होता है और कहां पर लिखना गलत होता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो फिर आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी जिस चीज से मिलकर बनी है वो वर्ड्स हैं। ठीक है, वो वर्ड्स हैं। तो हम वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि वर्ड की कितनी कैटेगरी होती है और कितने टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। जो अंग्रेजी भाषा है वो वर्ड से मिलकर बनी है। और मैं सबसे पहले वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा, वर्ड्स के बारे में। और इन वर्ड्स को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन वर्ड्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, वही वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स को पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को आप लोग वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वर्ड का मतलब तो आप समझ रहे हैं, पार्ट का मतलब होता है भाग। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है और स्पीच का मतलब होता है, स्पीच का क्या मतलब होता है मैं स्पीच का मतलब सबसे पहले बता देता हूँ। यहां पर मैं लिखता हूँ स्पीच। स्पीच, स्पीच का सिंपल सा मतलब होता है सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है वाक्य, और वाक्य का हिंदी में मतलब होता है वाक, और वाक को हम लोग बात कहते हैं। ठीक है, वाक को हम लोग बात कहते हैं।
आप कहेंगे बताइए सर, इतना एक्सप्लेन तो आज से पहले किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जो स्पीच होता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि कोई मंच पे खड़ा हो जाए, मतलब पोडियम में खड़ा हो जाए और वहां से एक माइक ले ले और उसे से कहे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री आपसे वादा करता हूं कि इस देश में कभी भुखमरी नहीं आएगी। स्पीच का मतलब होता है कि फॉर्मल टॉक होता है, अंग्रेजी में इसका मतलब फॉर्मल टॉक होती है। फॉर्मल टॉक का मतलब समझते हैं, एक साधारण सी बात होती है, एक फॉर्मल सी बात होती है, एक औपचारिक सी बात होती है। औपचारिक सी बात मतलब समझते हैं, मैंने कहा कि दिस इज मुकेश मौर्य, दिस इज मुकेश मौर्य, और आपसे मैं कहूं कि अच्छा ये बताइए, जो मैंने कहा दिस इज मुकेश मौर्य, ये आपके हिसाब से ये स्पीच है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं स्पीच नहीं है। स्पीच का मतलब होता है कि मंच पे खड़े हो जाइए, माइक ले लीजिए, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बोलिए, उसे भाषण कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप अपने मन से अंग्रेजी का मतलब निकालते हैं ना, ये बहुत ही गंदा और बेहियात तरीका है। ठीक है, अंग्रेजी का अगर आप किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं बताना आपको, तो आप जाके डिक्शनरी में चेक करिए। और कौन सी डिक्शनरी? वो इंग्लिश वाली डिक्शनरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसी डिक्शनरी में आप जाके इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मतलब देखिए। ठीक है, अपने मतलब अपने हिसाब से किसी भी अंग्रेजी के वर्ड का मतलब मत निकाला करिए। ठीक है, स्पीच का मतलब होता है साधारण सी बात, एक सिंपल सी बात, एक औपचारिक सी बात होती है, जो मैंने आपसे कह दी कि दिस इज मुकेश मौर्य, ये भी एक स्पीच, बात खत्म। ठीक है, दैट्स इट। स्पीच का मतलब आप जब इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो वहां पर कहीं टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया कि 40 मिनट बोलना चाहिए, 45 मिनट बोलना चाहिए। आपने एक सेंटेंस कहा, दैट इनफ, दैट इज इनफ, उतना ही काफी है। तो स्पीच का मतलब होता है अंग्रेजी में, स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। ठीक है, स्पीच को आप सेंटेंस कह सकते हैं, और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, और वाक्य को हम हिंदी में वाक कहते हैं। और वाक का मतलब होता है बात, और वाक का मतलब क्या होता है? बात। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम मुकेश मौर्य है, ये एक बात है। ठीक है, ये एक बात है, इसी बात को हम वाक कह सकते हैं और इसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में मैं इसे कह सकता हूं कि दिस इज मुकेश मौर्य, ये एक सेंटेंस हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और यही एक सेंटेंस दिस इज मुकेश मौर्य, यही स्पीच भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लिखा कि दिस इज मुकेश मौर्य, मैं आपसे कहूं कि ये स्पीच है क्या? आप कहेंगे नहीं स्पीच नहीं। अरे ये स्पीच है भैया। ठीक है, ये स्पीच है। ठीक है, इस स्पीच को हम लोग सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये इसे एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, ये एक बात है, एक्चुअली ये एक बात है। ठीक है, ये क्या है? ये एक बात है। बात को हम लोग वाक कहते हैं, वाक को हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस को ही हम लोग स्पीच कहते हैं। सेंटेंस को हम लोग स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये भी एक स्पीच है, ये भी एक स्पीच है। अब स्पीच के हम बहुत सारे टुकड़े कर देंगे। ठीक है, हम स्पीच के बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। ठीक है, अब इन पार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो स्पीच थी हमारी, जो हमारा सेंटेंस था, ये जो हमारी बात थी, हमने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, तीन भागों में बांट दिया। वो इसलिए क्योंकि ये अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, मुकेश मौर्य एक नाम है, तो ये एक अलग शब्द है। इज एक वर्ड है, ये अलग शब्द है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं, हमें इनके बारे में जानना है। ठीक है, इन्हीं से मिलकर अंग्रेजी बनी हुई है, तो हमें इनके बारे में जानना है। तो हमने इसको, स्पीच को, या इस बात को, या फिर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हमने कई हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम जान पाए इन वर्ड्स के बारे में, इन वर्ड्स की कैटेगरीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए अंग्रेजी भाषा में कितने वर्ड्स हैं? ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, कितने शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग आंसर है, मल्टीपल आंसर है इसमें। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को जो जानते हैं वो इसमें कभी सहमत नहीं होते। बहुत सारे अलग अलग ग्रामेरियंस का, और अंग्रेजी भाषा को जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके बहुत सारे आंसर्स हैं इसमें। ठीक है, कोई कहता है 1 मिलियन वर्ड्स, हालांकि एक, अगर आप कहेंगे कि नहीं सर एक जवाब हमें दे दीजिए, कम से कम एक बात तो हमें बता ही दीजिए, तो मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स है अंग्रेजी भाषा में। आप कहेंगे 1 मिलियन वर्ड्स मतलब 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स का मतलब होता है 10 लाख से ज्यादा शब्द। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा शब्द। अब आप कहेंगे 10 लाख से ज्यादा, वन बाई वन, एक एक करके आप इन 10 लाख वर्ड्स या उससे ज्यादा भी हैं, आप उनको वन बाई वन करके कभी नहीं सीख सकते। आप क्या, कोई भी नहीं सीख सकता। आप कहेंगे क्या सर, जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, जिनकी मदर टंग है, जो बचपन से बोलते लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में करते हैं, उनको कितने वर्ड्स आते होंगे अंग्रेजी भाषा के?
तो देखिए जिनकी एक्टिव वोकैबुलरी मतलब मैं ब्रिटिशर्स की या फिर अमेरिकन्स की जिनकी मदर टंग अंग्रेजी है, मैं उनकी बात करता हूँ। उनकी जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है वो 25 से 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? उन लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अंग्रेजी भाषा के जैसे मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं। तो इनमें से आपको कितने वर्ड्स हैं जो आते हैं आपको? आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि यार 25-30,000 से वर्ड्स 25 टू 30,000 के अराउंड ऐसे वर्ड हैं जो हमें आते हैं, जो एक्टिव वोकैबुलरी हमारी है। इससे ज़्यादा हम रिकॉल नहीं कर पाएँगे, इससे ज़्यादा हमें आते भी नहीं। तो आपने देखा कि जो जिनकी मदर टंग अंग्रेज़ी है, उनको भी 25-30,000 से ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं, ठीक है? और हमारी तो मदर टंग ही नहीं, हम तो कभी अंग्रेज़ी में कुछ करते ही नहीं। तो हमारी जो एक्टिव वोकैबुलरी होनी होगी वो कैसे होगी? और हमें कोई कह दे कि अगर 10 लाख वर्ड हैं अंग्रेज़ी में और 10 लाख सीखो, तो आपकी हालत कैसी होगी? फिर तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी। आप क्या कोई भी नहीं सीख सकता, ठीक है? अगर आप 10 लाख वर्ड एक कंप्यूटर में टाइप करके रख देंगे, तो वो भी हैंग कर जाएगा। आपके दिमाग की औकात ही क्या? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। कितने मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं, ठीक है? अब इसका आंसर कई जगह पर अलग-अलग आपको मिलेगा। क्यों? वो क्यों मिलता है? आप कहेंगे सर क्यों इसका लोग अलग-अलग आंसर देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गो और मैंने इसका सेकंड फॉर्म लिखा वेंट और मैंने इसका थर्ड फॉर्म लिखा गॉन। फिर मैंने लिखा गो, गोज़ और फिर मैंने लिखा गोइंग। फिर मैंने लिखा गोइंग 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 है, ठीक है? एक बंदा है जो इसको 5 गिन रहा है और एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं यार, ध्यान से देखो ये तो एक ही वर्ड है। वर्ड तो सिर्फ एक ही है, गो और इसका हमने सेकंड फॉर्म किया, फिर थर्ड फॉर्म किया, फिर इसका गोज़ किया, प्रेजेंट रिपीट किया, फिर इसको आईएनजी लगा दिया, ठीक है? तो ध्यान से देखिए तो ये तो एक ही वर्ड था ना, इसको 5 बार गिनने की क्या ज़रूरत है? इसको 5 बार गिनने की क्या ज़रूरत है? तो हम इसको 1 गिनेंगे। अब जो 1 गिनेगा, उसके शब्द बहुत कम हो जाएँगे अंग्रेज़ी भाषा में। जो इसको 1 गिनने वाला है, वो कहेगा कि गो ही तो है। गो का मतलब जाना होता है और सब में देखोगे तो जाना, 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 जाना। ये जाना ही वर्ड आपको मिलेगा, कॉमन मिलेगा। या फिर वो कहेगा कि देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो गो है, ये तो एक ही वर्ड है ना। इसके आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करे हैं, तो हम इसको 5 नहीं मानेंगे, हम इसको एक ही मानेंगे। गो एक ही वर्ड है। आपने इसका वेंट गॉन किया है, तो हम वेंट गॉन नहीं करेंगे, हम इसको गो ही मानेंगे। गो का मतलब जाना होता है, एक ही वर्ड हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है? पर एक दूसरा बंदा है जो कहता है कि नहीं, हम इसको 5 गिनेंगे, क्योंकि है भी 5 और वो कहता है कि सबका मतलब अलग-अलग होता है। तो अब जो 5 इसको गिनेगा, इस वर्ड को जो 5 गिनेगा, इन सबको 5 गिनेगा। अब ये बताइए इसके पास ज़्यादा वर्ड्स होंगे या इसके वर्ड्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी या ऊपर वाले की? तो आप कहेंगे कि नीचे वाले की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर ये 5, 5, 5, 5 हर में गिनता चला जाएगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाले के जो शब्द होंगे वो 5 गुना ज़्यादा होंगे, ठीक है? इसीलिए ग्रामेरियंस में ये सहमति कभी नहीं बन पाती कि इसको 1 गिने या इसको 5 गिने। ठीक है? इसको 1 गिने या 5 गिने, उनमें ये सहमति कभी बन ही नहीं पाती। वो एग्री ही नहीं करते इस बात पे। कुछ लोग इसको 1 काउंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसके फॉर्म्स अलग हैं, इनकी मीनिंग्स अलग हैं, हम इसको 5 काउंट करेंगे। अब जो 5 काउंट करेगा और जो 1 काउंट करेगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाले के जो शब्द होंगे, वो 5 गुना ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहीं पर अगर कुछ कम पास आएँ और कहीं पर कुछ ज़्यादा पास आएँ, तो हैरान मत होइएगा। इसमें कोई एक आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको समझा रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं अंग्रेजी भाषा में, मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं, ठीक है? मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं, मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स हैं, ठीक है? कितने हैं? मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स, मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स। अब एक-एक करके इनको सीखना एकदम इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है? हम क्या करेंगे ऐसा कि हम इन्हें सीख भी जाएँ और हमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे ऐसा? तो हम इन्हें कैटेगराइज़ करेंगे, वर्गीकरण करेंगे इनका, ठीक है? कैटेगराइज़ करेंगे, हम इनकी कैटेगरी बनाएँगे। आप कहेंगे सर कैटेगरी क्या होती है? और कैटेगरी बनाने का फ़ायदा क्या होता है? कैटेगरी बनाने से क्या बेनिफिट होगा हमें? जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप कहेंगे हाँ, आपके हाथ में एक मार्कर है। तो मैं कहूँगा कि मैं आपको एक मार्कर के बारे में बताऊँगा, ठीक है? और दुनिया में ये मार्कर जहाँ-जहाँ भी मिलेगा, इसका काम सिर्फ़ एक ही होगा, लिखना। मैंने कहा कि ये मार्कर है, इस मार्कर का काम लिखना है।
तो दुनिया में कहीं भी अगर आपको मार्कर मिले तो आप ये समझ लीजिएगा उसका काम भी लिखना होगा। अब उस मार्कर का कलर अलग हो सकता है, उस मार्कर की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो अलग हो सकता है। मार्क करने वाले को हम लोग मार्कर कहते हैं। अब दुनिया में कहीं भी मार्कर मिले आपको, इंग्लैंड में मिले, बुरुंडी में मिले, यूथोपिया में मिले, ठीक है, इसराइल में मिले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कहीं भी मार्कर आपको मिले, ठीक है, तो उस मार्कर का काम क्या होगा? मार्क करना, ठीक है, मार्क करने वाले को मार्कर कहते हैं। इसी तरह क्या होता है, हम 1 मिलियन वर्ड्स के बारे में नहीं सीखेंगे। हम ऐसा करेंगे कि इन 1 मिलियन वर्ड्स को 10 लाख जो वर्ड हैं, 10 लाख से ज्यादा जो वर्ड्स हैं, हम कहेंगे कि इनको कैटेगराइज कर दो, इनको कैटेगरी में बांट दो, ठीक है, कैटेगरी में बांट। तो इसी तरह अंग्रेजी में भी आपको अगर सीखना है, सबके बारे में सीखना है, तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपको कैटेगराइज करके कुछ कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उन कैटेगरी में आपको वर्ड को डिवाइड करना पड़ेगा कि एक इस कैटेगरी के बारे में हम सीखेंगे, तो इस कैटेगरी में जितने भी आएंगे हम एक के बारे में सीखेंगे, और जितने भी इसमें 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख शब्द आएंगे, हम उन सब के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बात कह पाएंगे कि इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ड्स को कैटेगराइज क्यों किया गया, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अपने समझने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने वर्ड्स को कैटेगराइज में मतलब वर्ड्स को हमने कैटेगराइज किया, वर्ड्स को हमने कैटेगरी में बांटा। इसलिए बांटा ताकि हम बहुत अच्छे से इस वर्ड्स को, मतलब सारे वर्ड्स को भी समझ जाएं और हमारा टाइम भी बहुत कम लगे, क्योंकि 1 बाई 1 सीखना इम्पॉसिबल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर पार्ट्स लिखा है, पार्ट नहीं लिखा हमने, यहाँ पर क्या लिखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जो स्पीच होती है वो एक वर्ड की नहीं हो सकती, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड आपको स्पीच के लिए बोलना पड़ेगा। कभी एक बात की स्पीच नहीं हो सकती, आपको एक से ज्यादा वर्ड आपको बोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो स्पीच होती है वो एक बात की नहीं, मतलब एक वर्ड की नहीं हो सकती, उसमें एक से ज्यादा वर्ड आपको बोलने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने बात लिखी है, जो मैंने स्पीच लिखी है, स्पीच में कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3। अब जो ये पार्ट्स हैं, ये कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 पार्ट्स। अब हम इन पार्ट्स के बारे में, इन जो 3 पार्ट्स हैं, अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये किन किन पार्ट्स, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये किन किन कैटेगरी से हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये जो अलग अलग हिस्से हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी से आते हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, हम कैटेगरी के बारे में जानेंगे। तो वर्ड्स को ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये जो वर्ड्स है, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कितने टाइप्स की है, ये कितनी कैटेगरीज में से बांटा गया है, किन किन कैटेगरीज में वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, वर्ड्स को बांटा गया है, ठीक है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स की कैटेगरी है या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी है, वो उसे 9 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे सर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो तो 8 होते हैं, आप 9 क्यों बता रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हमने तो किताबों में 8 पढ़ी है, ठीक है, हमने किताबों में 8 पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आप 9 क्यों बता रहे हैं? हमें लगता है आप गलत बता रहे हैं, या आप गलत जगह से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या नहीं पढ़ा, आपकी बुक में क्या लिखा, आपकी बुक में क्या नहीं पढ़ा लिखा, इट डजेंट मैटर फॉर मी, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने तो ये भी सुना है कि चंदा मामा, तो क्या चंदा आपके मामा है क्या? ठीक है, पर कुछ लोग इसी में अड़ जाएंगे, नहीं नहीं हमारी तो मम्मी ने कहा था, बचपन में कहती थी वो, चंदा मामा चंदा मामा, तो चंदा मामा हो गए हमारे। तो आपने क्या सुना है, क्या लिखा, क्या पढ़ा, इट डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है। मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ जो रियल है, ठीक है, जो रियलिटी में है, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ। आप कहेंगे एविडेंस दीजिए, आप बिना एविडेंस के नहीं जाने देंगे आपको। तो डियर मैं आपको एविडेंस इतने दे सकता हूँ कि आपकी खोपड़ी में मैं अगर रख दूं ना एविडेंस, तो आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएंगे। मेरे पास इतने सारे एविडेंस हैं, ठीक है। तो एविडेंस के चक्कर में मत पड़िए, जिस दिन आप मांगेंगे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वो बहुत सारे जो 9 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, 9 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन सी होते हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। पहला वाला है नाउन, ठीक है, दूसरा है एडजेक्टिव, दूसरा वाला है एडजेक्टिव, तीसरा वाला है वर्ब, एंड फोर्थ है एडवर्ब, फोर्थ है एडवर्ब। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोनाउन, प्रोनाउन, और फिर मैं लिखता हूँ डिटरमिनर, डिटरमिनर, और मैं नीचे लिखता हूँ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। इट्स नॉट अ प्रीपोजिशन, ठीक है, ये प्रीपोजिशन नहीं होता, इट्स अ प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये एडजेक्टिव होता है, नॉट एडजेक्टिव होता है, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स अ
adjective. It's not a preposition, it's a preposition. ठीक है, preposition, preposition, preposition. ठीक है, तो pronoun, determiner and preposition. और उसके बाद हम देखेंगे conjunction, conjunction and interjection. इंटरजेक्शन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही 9 टाइप्स हैं वर्ड्स की, यही 9 टाइप्स हैं वर्ड्स की, और यही हैं 9 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो 9 हैं, यही वर्ड्स हैं जो 9 हैं, इन्हीं 9 टाइप्स के वर्ड से मिलकर अंग्रेजी भाषा कंप्लीट बनी है, ठीक है, ये 9 टाइप्स के वर्ड्स ही हैं जो आपको अंग्रेजी भाषा में मिलेंगे, इनको छोड़कर अंग्रेजी भाषा में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यही 9 टाइप्स के वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर अंग्रेजी कंप्लीट बनी है, ठीक है, आप कहीं भी किसी भी बुक में, दुनिया की किसी भी किताब में जाके देख लीजिएगा, इन 9 टाइप्स के वर्ड्स को छोड़कर आप उस किताब में और कुछ नहीं मिलेगा आपको, अपनी किताब में, अपने भैया की, अपने दादा की, अपनी चाचा की, यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, ये दुनिया का कोई भी पेपर होगा, ठीक है, उससे खोलकर देखेंगे तो सिर्फ यही 9 टाइप्स के वर्ड मिलेंगे, इनको छोड़कर और उस भाषा और उस पेपर में, उस बुक में और कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ यही मिलेंगे आपको, ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. कुछ लोगों को ये हजम नहीं होगा, डिटर्मिनर हजम नहीं होने वाला, ठीक है, तो जिन लोगों के हजम नहीं होगा, मैं उन लोगों के लिए एक बात कह देता हूँ कि डियर, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बात कह देता हूँ, आप कैसे पढ़ते आए हैं, आपकी बुक में क्या लिखा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर फॉर मी, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ जो वो लोग पढ़ाते हैं जिनकी मदर टंग है, ठीक है, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, जो इस भाषा में पढ़ते, लिखते, बोलते, सुनते हैं, ठीक है, वो कैसे पढ़ाते हैं अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, मैं सिर्फ उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, आप कैसा पढ़ते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो ऐसा ही पढ़ाते हैं तो मैं भी ऐसा ही पढ़ाता हूँ, आप कहेंगे एविडेंस दिस, तो यकीन मानिए मैं आपको बहुत सारे एविडेंस दे सकता हूँ, बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूँ इस बात के, ठीक है, कि ऐसी ही पढ़ाई जाती है, तो चलिए हम पढ़ने में फोकस करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, मुझे बकवास करना ज्यादा पसंद नहीं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने इनको इनके नीचे क्यों नहीं लिखा, अलग क्यों लिख दिया, क्या अलग आपने लिखा तो क्या अलग रीजन भी है इसका, हाँ अलग रीजन भी है, ठीक है, मैंने इनको एक साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ रीजन भी है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इधर लिखे और जो मैंने उधर लिखा, हालांकि ये भी एक कैटेगरी में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी है क्या, मैं कहूंगा हाँ कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी है, इस वाले वर्ड्स को हम लोग ओपन वर्ड क्लास के नाम से जानते हैं, ओपन वर्ड क्लास, जो इधर वाली क्लास है हम इसे ओपन वर्ड क्लास के नाम से जानते हैं, और जो इधर वाली क्लास है हम इसे क्लोज्ड वर्ड क्लास के नाम से जानते हैं, आप कहेंगे ये ओपन क्लोज का क्या मतलब है, ये खुली ये बंद, इसका क्या मतलब है, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास, इससे क्या मतलब, तो ओपन वर्ड और क्लोज वर्ड क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ओपन वर्ड और क्लोज वर्ड क्लास से क्या मतलब होता है, तो जो इधर कैटेगरीज के वर्ड हैं, जो प्रोनाउन है, जैसे प्रोनाउन लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोनाउन लिखा, डिटरमिनेंट लिखा, ठीक है, प्रीपोजिशन लिखा, कंजंक्शन लिखा एंड देन इंटरजेक्शन लिखा, तो आप कहेंगे जो आपने लिखा और उसने ऊपर लिखा क्लोज वर्ड क्लास, इसका मतलब क्या है, क्लोज वर्ड क्लास से इतना सा मतलब है कि प्रोनाउन, डिटरमिनर, कि नया प्रोनाउन, नया डिटरमिनर, नया प्रीपोजिशन, नया कंजंक्शन और नया इंटरजेक्शन को बनाना संभव नहीं है, ठीक है, अब इनका जो निर्माण है, जो निर्माण प्रक्रिया है ये हो चुकी है, ठीक है, अब इसमें कुछ नया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नया प्रोनाउन, नया डिटरमिनर, नया कंजंक्शन, नया इंटरजेक्शन, नया प्रीपोजिशन बनाना संभव नहीं है, ठीक है, अब इनका जो बनने का क्रम था वो कंप्लीट हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है, ठीक है, अब इधर भी कुछ ऐड ऑन करना इम्पॉसिबल है, इधर कुछ ऐड नहीं किया जा सकता इनमें, ठीक है, ये क्लास एकदम बंद इंटरवल है, इसमें कुछ नहीं घुसाया जा सकता, अब इसमें एक वर्ड भी नहीं घुस सकता, ठीक है, इस क्लास में एक वर्ड भी नहीं घुस सकता, नया इंटरजेक्शन, नया कंजंक्शन बनाना संभव नहीं है, वो बंद हो चुका, ठीक है, जितने बनने थे वो बन चुके, अभी नया कंजंक्शन, नया इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और डिटरमिनर और प्रोनाउन बनाना संभव नहीं है, जितना बनना था एक वक्त था वो बन चुके, अब नया बनाना संभव नहीं है, आप कहेंगे इधर वाला समझाइए, तो जो ओपन वर्ड क्लास है इससे मतलब क्या इसमें बनाना संभव है क्या, हाँ इसमें बनाना संभव है, ठीक है, अंग्रेजी में ऐसा व्यवस्था है, अंग्रेजी में ऐसी व्यवस्था है
कि कुछ समय के बाद, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ समय के बाद अंग्रेजी भाषा में कुछ वर्ड ऐड हो जाएँगे, ठीक है? एक शब्द ऐड हो जाएगा, कुछ समय के बाद एक वर्ड आ जाएगा, फिर एक वर्ड आ जाएगा, फिर एक वर्ड आ जाएगा, फिर एक वर्ड आ जाएगा। तो जो अंग्रेजी भाषा में शब्द ऐड ऑन होते हैं ना, वो ओपन वर्ड क्लास में ऐड ऑन होते हैं, ठीक है? वो जो शब्द नया शब्द बन रहा होता है अंग्रेजी भाषा में, या तो वो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा। जो शब्द बन रहा है, जो डिक्शनरी में ऐड किया जाएगा, वो ओपन वर्ड क्लास में ऐड किया जाएगा। या तो वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या वर्ब होगा। वो कभी भी जो शब्द ऐड किया जा रहा है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी डिक्शनरी में, वो कभी भी प्रोनाउन, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ओपन वर्ड क्लास का मतलब आप समझ रहे हैं? ओपन वर्ड क्लास का मतलब होता है ये अभी खुली, इनका निर्माण संभव है। इनका निर्माण संभव नहीं है क्योंकि ये क्लोज वर्ड क्लास है। क्लोज वर्ड क्लास में कुछ भी निर्माण संभव नहीं है। ओपन वर्ड क्लास में निर्माण संभव है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी।